नमस्कार प्यारे बच्चों, शैक्षिक उपग्रह प्रसारण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सुमन सहारण, प्रवक्ता भूगोल, हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से आज आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का भूगोल का पाठ नंबर 1, जिसका शीर्षक है भारत आकार और स्थिति, यानी इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का यहाँ पर लाने का क्या उद्देश्य है, हम इस पाठ को क्यों पढ़ें, भारत की स्थिति और इसके आकार के बारे में हम क्यों जानें, तो हम आपको बता दें कि हम भारत देश के निवासी हैं। हमारा जन्म भारत देश के अंदर हुआ है, यहीं से हमारा पालन पोषण होता है और हमारी पहचान भी हमारे भारत देश के कारण ही है। इसलिए आवश्यक हो जाता है जिस देश से हमारा पालन पोषण होता है, जिस देश में हम निवास करते हैं, उसके बारे में, उसके आकार के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में तथा उसके राजनीतिक और उसके सामाजिक जो संबंध है विश्व के साथ, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी रखें। तो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके साथ परिचर्चा करेंगे और जानेंगे विस्तार से भारत के आकार और स्थिति के बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? सबसे पहले हम जानेंगे भारत के आकार के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत विश्व के कुल कितने भूभाग पर फैला हुआ है, कितने देश भारत से क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं और भारत का कौन सा स्थान है, भारत का उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी विस्तार कितना है, यह भी हम इसके अंदर जानेंगे। दूसरा हमारा बिंदु है भारत की स्थिति, यानी भारत की ग्लोब पर स्थिति कैसी है, अक्षांश और किन देशांतरों के बीच में भारत स्थित है, यानी इसकी अक्षांशीय स्थिति और इसकी देशांतरीय स्थिति के बारे में जानेंगे। इसके अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का क्या प्रभाव भारत के ऊपर पड़ता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तीसरा जो हमारा बिंदु है वह है कि क्या भारत एक देश है या यह एक उपमहाद्वीप है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से देश मिलकर एक भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों भारत और विश्व का संबंध। तो भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ क्या संबंध है, क्या उसका व्यापारिक संबंध है, उसके सामाजिक और आर्थिक संबंध किस प्रकार से दूसरे देशों के साथ प्राचीन समय से जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर भी हम परिचर्चा करेंगे। अगला हमारा बिंदु है कि भारत का विदेशी व्यापार कैसा है, किन देशों से और किन मार्गों से भारत का विदेशी व्यापार हुआ है, भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, इसका भारत के विदेशी व्यापार के लिए किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम जानेंगे कि भारत के राजनीतिक मानचित्र के ऊपर ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य आकर्षण कौन कौन से हैं, उन महत्वपूर्ण आकर्षणों के बारे में भी आज हम परिचर्चा करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानते हैं भारत के आकार के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर संक्षेप में देखें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। यह पृथ्वी के कुल भूभाग के 2.4% भाग पर फैला हुआ है। अगर विश्व के अन्य देशों के साथ इसकी तुलना करें तो विश्व में 6 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से अधिक है, जो आकार में भारत से बड़े हैं। वो 6 देश कौन कौन से हैं बच्चों? तो पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील और छठा है ऑस्ट्रेलिया। और प्यारे बच्चों, 7वां स्थान आता है हमारे देश भारत का, जो आप चित्र की सहायता से यहाँ पर देख रहे हैं। भारत उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है और इसकी पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है, परंतु कुछ द्वीप समूह भी भारतीय राज्य संघ का हिस्सा है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रमुख हैं। अतः भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, सन 2000
2004 में हिंद महासागर के अंदर सुनामी लहरें आई थी और सुनामी लहरों के कारण यह स्थान समुद्र में डूब गया, यानी जलमग्न हो गया। वर्तमान समय में यह समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। स्थल भाग के अतिरिक्त भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, अतः समुद्र के अंदर भी कुछ अक्षेत्र है जो भारतीय सीमा के अंतर्गत आता है या जहां पर भारत अपनी आर्थिक क्रियाएं कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, तट रेखा के साथ साथ 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वह भारतीय सीमा के अंतर्गत आता है, यानी लगभग 21.9 किलोमीटर का जो भाग है समुद्री तट रेखा के साथ साथ वह भारत सीमा के अंतर्गत आता है। अब हम आपको बताएंगे कि समुद्री मील क्या होता है। आपने अभी तक मानक मील के बारे में सुना था, लेकिन प्यारे बच्चों, समुद्री मील होता है समुद्र के अंदर दूरियों को मापने का माप या पैमाना, उसे हम समुद्री मील या नॉटिकल माइल कहेंगे। यह हमारे मानक मील से किस प्रकार से अलग है? तो एक मानक मील जिसके अंदर 63,360 इंच होते हैं, जबकि समुद्री मील के अंदर 72,960 इंच होते हैं। अगर किलोमीटर में देखें तो मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर का होता है, यानी 1,584 मीटर के बराबर होता है, जबकि एक समुद्री मील या नॉटिकल माइल लगभग 1.8 किलोमीटर का होता है या उसके अंदर 1,852 मीटर होते हैं। हमारा अगला बिंदु है भारत का विस्तार। आइए बच्चों, अब जानते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में जानते हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। और इसकी देशांतरीय स्थिति के बारे में जाने तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों में स्थित है। यहाँ बच्चों आपने देखा होगा कि इसका अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री है और इसका देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री है। लेकिन आपने भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई भी देखी थी, जिसमें कि 281 किलोमीटर का अंतर था। तो बच्चों, यह अंतर क्यों आया, किस कारण से आया? तो आपको बता दें कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, इनके बीच की दूरी एक जैसी रहती है, लेकिन देशांतर रेखाएं जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। और बच्चों, यही कारण है कि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई भारत की पूर्व पश्चिम चौड़ाई से अधिक है। अब बच्चों जानते हैं इसके अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार के क्या प्रभाव हमारे भारत पर पड़ते हैं। पहले जानते हैं अक्षांशीय प्रभाव। तो बच्चों, अक्षांशीय प्रभाव 2 प्रकार से पड़ेंगे। पहला है दिन व रात की अवधि। जो स्थान भूमध्य रेखा से जितने पास होगा वहां पर दिन व रात की अवधि समान होगी, बराबर होगी, यानी वहां पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात पाई जाएगी। जबकि जो स्थान भूमध्य रेखा से जितना दूर होगा, जितना ध्रुवों की तरफ जाएगा, वहां पर दिन व रात की अवधि में अधिक अंतर आता जाता है। यही कारण है कि कन्याकुमारी, जो कि भूमध्य रेखा के पास है और भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वहां पर दिन व रात की अवधि में मामूली सा अंतर पाया जाता है, यानी बहुत कम अंतर पाया जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि भारत के उत्तर बिंदु पर स्थित हैं, उत्तरी सीमा पर स्थित हैं, इसी कारण वहां के दिन व रात की अवधि में अधिक अंतर बच्चों पाया जाता है। दूसरा अक्षांशीय प्रभाव बच्चों क्या हो सकता है? वह है मौसम और जलवायु का। पूरी पृथ्वी को तापमान के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। भूमध्य रेखा के आसपास 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो स्थान है बच्चों, उसे कहेंगे हम उष्ण कटिबंध। जबकि 23.5 डिग्री
उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो स्थान पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध से जो अगला पार्ट है या अगली पेटी है वह कहलाएगी शीत कटिबंध। अब यहाँ हम इनकी बात बच्चों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें एक महत्वपूर्ण रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो यह जो रेखा है भारत के बीचों बीच गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर में जो भारत का भाग है उसे हम कहेंगे उत्तरी भारत और दक्षिण का भाग को कहेंगे हम दक्षिणी भारत। अब यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है इस रेखा का कि उत्तरी भाग हमारा शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण दक्षिणी भारत में कभी भी सर्दी का मौसम नहीं पाया जाता, जबकि उत्तरी भाग में उत्तरी भारत के अंदर गर्मी और सर्दी दोनों प्रकार का मौसम बच्चों पाया जाता है। अब हम जानते हैं कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जानते हैं उन 8 राज्यों के बारे में। सबसे पहला राज्य है गुजरात, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब बच्चों अगले 4 राज्यों के नाम आप बताएंगे कि कर्क रेखा अगले कौन से 4 राज्यों से होकर गुजरती है। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया। 5वां राज्य है झारखंड, 6ठा राज्य है पश्चिम बंगाल, 7वां राज्य है त्रिपुरा और हमारा 8वां राज्य है मिजोरम। अब बच्चों जानते हैं देशांतरीय विस्तार के बारे में कि देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है। देशांतरीय विस्तार से बच्चों समय की गणना की जाती है और अगर भारत में देखें तो भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित है अरुणाचल प्रदेश और बच्चों पश्चिमी भाग में गुजरात स्थित है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है और उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। इसका बच्चों क्या कारण है? तो इसका कारण है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है और सूर्य के समक्ष 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लेती है। इस प्रकार से हमने देखा था कि भारत का देशांतरीय विस्तार बच्चों कितना है? 30 डिग्री का। 1 डिग्री को पार करने में लिए 4 मिनट, तो 30 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? 30 को हम गुना कर देंगे 4 मिनट से और बच्चों ये आ गया 120 मिनट। 120 मिनट किसके बराबर होता है बच्चों? 2 घंटे के बराबर होता है। और यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने के बाद 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है, यानी इनके समय में 2 घंटे का अंतर बच्चों पाया जाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि इस 2 घंटे के अंतर को कम करने के लिए तथा इस भ्रम को दूर करने के लिए भारत सरकार ने भारत के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमाणिक या मानक देशांतर के रूप में चुना और वहाँ से हमारे देश के समय की गणना बच्चों की जाती है। वह मानक देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और हमारा प्रमाणिक समय जो इस रेखा पर मापा जाता है वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मापा जाता है। अब तक बच्चों आपने जाना था कि इलाहाबाद से हम अपने प्रमाणिक समय की गणना करते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, हम अपना प्रमाणिक समय कहाँ से मापते हैं? हम मापते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। हमारी मानक देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, आइए देखते हैं। हाँ बच्चों, तो मानक रेखा गुजरती है भारत के 5 राज्यों से।
पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर हमारी मानक देशांतर रेखा गुजरती है। समय बच्चों 3 प्रकार से मापा जाता है या 3 प्रकार का होता है, स्थानीय समय, मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। स्थानीय समय किसे कहेंगे? तो किसी स्थान पर सूर्य की अधिकतम ऊंचाई का समय वहां का स्थानीय समय कहलाता है। प्रमाणिक समय किसी देशांतर विशेष पर सूर्य की अधिकतम ऊंचाई का समय जो उस संपूर्ण अक्षेत्र पर लागू हो उसे प्रमाणिक समय कहेंगे। हमारा अगला बिंदु है कि क्या भारत एक उपमहाद्वीप है? तो बच्चों, यूरोप के बहुत से विद्वान भारत को एक देश न मानकर इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। इसका कारण है कि भारत का आकार बहुत विशाल है और विशाल आकार के साथ साथ प्रकृति ने भी भारत को एक विशेष भौगोलिक परिस्थिति प्रदान की है। भारत को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान की है, जिससे इसकी एक अलग पहचान होती है। यह उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्व में नवीन वलित पर्वत हिमालय पर्वत के द्वारा घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में विशाल मरुस्थल या विशाल रेगिस्तान थार मरुस्थल स्थित है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में अकेला भारत देश शामिल नहीं है, बल्कि 4 और देश बच्चों भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। वो देश कौन कौन से हैं? तो पहला देश भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और 5वां देश है बांग्लादेश। इन 5 देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा बच्चों दी जाती है। आगे है कि भारत और विश्व यानी भारत का विश्व के साथ कैसे संबंध है, यानी भारत के विश्व के साथ कैसे संबंध है। तो बच्चों, आपको बता दें कि भारत एशिया के मध्य में स्थित है, यानी पूर्वी एशियाई देश और पश्चिमी एशियाई देशों के बीच में स्थित है। भारत का जो भूभाग है वह एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, जो कि हिंद महासागर के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। भारत की तटरेखा जो कि 6100 किलोमीटर लंबी है, और अगर द्वीप समूहों की तटरेखा को भी मिला दें तो बच्चों यह हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। इतनी लंबी तटरेखा हिंद महासागर के अंदर किसी भी देश की नहीं है, इसलिए हिंद महासागर में भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। और यही कारण है कि आसानी से भारत से पूर्वी व पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया जा सकता है, और इसीलिए हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ गया। भारत का विश्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंध देखें बच्चों तो यह बहुत पुराना संबंध है। लेकिन बच्चों, पुराने समय में, प्राचीन समय में भारत के संबंध स्थल मार्गों से दूसरे देशों के साथ होते थे, समुद्री मार्गों से नहीं होते थे। इसका क्या कारण है कि उस समय समुद्री मार्गों का ज्ञान मनुष्य को नहीं था। हालांकि हिमालय पर्वत एक प्रहरी की तरह, एक दीवार की तरह भारत की रक्षा कर रहा था दूसरे देशों से, लेकिन कुछ दर्रे हिमालय पर्वत के बीच में स्थित हैं। दर्रा क्या होता है बच्चों? 2 पर्वत शिखरों के बीच का वह नीचा स्थान जहां से आना जाना सुगम हो सके, मार्ग के रूप में जिसको लोग प्रयोग करें, उसे हम दर्रा या इंग्लिश में पास कहते हैं। तो ऐसे ही दर्रों से भारत का संपर्क मध्य एशिया तथा अरब देशों के साथ या फिर यूरोपीय देशों के साथ हुआ। पुराने समय की अगर हम बात करें तो एक प्रसिद्ध मार्ग था रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट कहा जाता है। उस रूट से या उस मार्ग से भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार प्राचीन समय में होता था। इस रूट की क्या विशेषताएं हैं जानते हैं। यह मार्ग 6500 किलोमीटर लंबा था। इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा, क्योंकि इस मार्ग से सबसे ज़्यादा व्यापार चीन के रेशम का होता था। यह मार्ग चीन, भारत, मिस्र,
ईरान से होता हुआ प्राचीन रोम तक जाता था। इस मार्ग के द्वारा व्यापार के अलावा धर्म, ज्ञान, संस्कृति, भाषाएं, विचारधाराएं तथा तीर्थयात्री, भिक्षु, सैनिक और घुमंतू जातियों का भी फैलाव हुआ। वर्तमान समय में भारत का 90% विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। स्वेज नहर 1869 में खुलने के बाद भारत का विदेशी व्यापार और भी सुगम हो गया, क्योंकि पहले जहां भारत को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर यूरोपीय देशों तक पहुंचता था, वर्तमान समय में स्वेज नहर के खुल जाने के कारण भारत से यूरोप की जो दूरी थी वह लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है और इसका भी विदेशी व्यापार में भारत को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं बच्चों भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत की स्थल सीमा जो कि 15,200 किलोमीटर है, अब भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, जिनमें उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित हैं। अब जानते हैं कि सीमा कितनी लंबी है और भारत के कौन कौन से राज्य इनकी सीमाओं के साथ लगते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर और इसके साथ लगते हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम राज्य। दूसरी सीमा रेखा है चीन की 3488 किलोमीटर। इसके साथ लगते हैं लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तीसरी पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर, जिसके साथ लगते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नंबर 4 है नेपाल, जिसकी 1751 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ लगती है। इसके साथ राज्य कौन कौन से लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। अगला है म्यांमार, जिसकी 1643 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है और उसके साथ लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की 699 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है और उसके साथ लगते हुए राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा ही भारत के साथ टच होती है, भारत के साथ लगती है। तो इसके साथ जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसकी सीमा लगती है। इसके अतिरिक्त बच्चों 2 हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश भी शामिल हैं, जिसमें पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी स्थित है, जबकि मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब बच्चों जानते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले जानते हैं भारत के 28 राज्यों के बारे में। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। अब जानते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो बच्चों, इनकी संख्या 8 है। सबसे ऊपर लद्दाख, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 चंडीगढ़, नंबर 4 दिल्ली, नंबर 5 दमन दीव व दादर नगर हवेली, नंबर 6 पुदुचेरी, नंबर 7 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और नंबर 8 है लक्षद्वीप। अब बच्चों जानते हैं कि भारत के कुछ मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है राजस्थान, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, सर्वाधिक साक्षरता दर है केरल की और न्यूनतम साक्षरता दर है बिहार की। अब प्यारे बच्चों, बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। तो राष्ट्रीय ध्वज है भारत का तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। अब जानते हैं बच्चों उन राज्यों के बारे में जो पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत के अंदर स्थित हैं। तो इनमें है जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, नंबर 2 लद्दाख, यह भी केंद्र शासित प्रदेश है, और नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, नंबर 4 सिक्किम और नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों, ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि पूर्ण रूप से पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय पर्वत के अंदर अवस्थित हैं। अब बच्चों उन राज्यों के बारे में जानेंगे जिनकी सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है। तो राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा, नंबर 9 पश्चिमी बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है तो वो है दमन दीव और नंबर 2 पुदुचेरी। कुछ बच्चों हमारे ऐसे प्रदेश हैं जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है और ना ही समुद्र तट को। तो बच्चों वो राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब बच्चों इस पाठ के आधार पर जो हमने परिचर्चा की है उसके आधार पर हम आपको कुछ गृह कार्य देंगे जिसको आपने करना है। प्रश्न 1 है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? नंबर 2 उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। नंबर 3 हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। और चौथा प्रश्न है बच्चों कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उन सभी राज्यों के नाम बताइए। बच्चों भूगोल में मानचित्र का विशेष महत्व होता है, अतः आपको कुछ मानचित्र से संबंधित कार्य भी करने होंगे। नंबर 1 भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु मानचित्र पर दर्शाइए। दूसरा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के राजनीतिक मानचित्र पर दर्शाइए। तीसरा कार्य है कर्क रेखा को मानचित्र पर दर्शाइए।
और चौथा है भारतीय मानक देशांतर को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। तो बच्चों, यह था पाठ नंबर 1 भूगोल का, जिसका नाम था भारत आकार और स्थिति। बच्चों, इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए और इस परिचर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।